जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहीं मैं पढ़ रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अपनी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की वही हैसियत रह गई है जो हैसियत दुनियाए मौसीकी में चाहत फ़तेह अली ख़ान की है। पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस पार्लिमानी कमेटी के बनाए गए चीफ जस्टिस मतलब सिलेक्टेड चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का नोटिफिकेशन हो चुका और याह्या अफरीदी साहब ने खैर से वो रास्ता चुना है जिसकी तवक्को की जा रही थी। मेरे ज़हन में हल्के फुल्के डाउट्स थे, शकूक व शुबात थे कि ऐन मुमकिन है याह्या अफरीदी साहब वो रास्ता लें जो मुश्किल है मगर रसूली है कि मैं चीफ़ जस्टिस नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझसे दो जो सीनियर थे उनको नज़रअंदाज किया गया है। लेकिन याह्या अफरीदी साहब ने चीफ़ जस्टिस लगता है बनना कबूल कर लिया है और वो खैर से 30वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेंगे। गुज़श्ता रोज़ याह्या अफरीदी साहब ने क्या किया और मंसूर अली शाह साहब क्यों उम्रे पे आज जा रहे हैं, बड़ी दिलचस्प बातें हैं, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करनी है कि 264 दिनों के बाद आज बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन हो पाएगी, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, या कम चांसेस ये भी हैं कि कोई नया केस उन पर बन जाए। और ये जो थ्योरियाँ, कहानियाँ, दास्तानें, किस्से बयान किए जा रहे हैं कि बुशरा बीबी निकलेंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करेंगी और बुशरा बीबी किसी डील के तहत, किसी सेटलमेंट के तहत, किसी ढील के तहत बाहर आ रही हैं। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की। सदर मुमलकत और पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर जनाब आसिफ अली ज़रदारी, कुर्बे क़यामत की निशानी कि जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत ने वैसे क्या जल्दियाँ की एक तरतीब के साथ। ये होते हैं घाघ प्लेयर, घाघ खिलाड़ी, शातिर खिलाड़ी, अय्यार और मक्कार खिलाड़ी और फोकस्ड खिलाड़ी के एक के बाद एक काम करते गए। इधर वफाकी काबीना, इधर तय पाया हतमी मुसवदा 22 तरामीम वाला, इत्तफाक़ राय हुआ, मौलाना साहब को साथ मिलाया, उधर वफाकी काबीना ने उसके मंजूरी दी, उधर साथ ही सेनेट से मंजूरी हुई, उधर उसी दिन सुबह फजर तक कौमी असम्बली से मंजूरी होगी, उधर वज़ीर आज़म साहब ने एडवाइस पे साइन कर दिए, उधर सदर साहब ने आइनी तरमीम पे साइन कर दी और गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो गया। साथ ही पार्लिमानी कमेटी बन गई, नाम मांग लिए स्पीकर ने और चेयरमैन सेनेट ने, 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बन गई जिसमें 2 तिहाई अक्सरियत थी हुकूमत की और है, और जिसने चीफ जस्टिस बनाया था। फ़ौरन कमेटी के इजलास हुए, एक दिन के बाद इजलास में ने 2 तिहाई अक्सरियत से याह्या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस नामज़द कर दिया, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को नज़रअंदाज कर दिया और इन्हीं दोनों के लिए ये 26वीं आइनी तरमीम लाई गई थी। यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक। और फिर साथ ही ये जूँ ही नामज़द किया, वज़ीर आज़म के पास एडवाइस गई, उन्होंने साइन मारे समरी पर, सदर को भिजवाई, सदर ने दरवाजे पर ही उसके ऊपर दस्तखत फरमाए और नोटिफाई कर दिया। और नोटिफिकेशन होने के बाद जनाब याह्या अफरीदी साहब काजी फ़ाइज़ ईसा से भी मिले और काजी साहब चैम्बर में, और काजी साहब ने उनको मुबारकबाद भी दी। 1-2 मरतबा मिले, एक केस की समाअत से पहले, केस के दौरान भी वो एक बेंच में थे उसमें मिले, और फिर केस के बाद चैम्बर में भी मिले, और फिर वो मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में भी गए और उनसे भी मुलाकात की। और आपको मैं बता चुका हूँ कि मंसूर अली शाह, याह्या अफरीदी और अतरम मिनल्ला ने तीनों ने आगे पीछे वकालत भी की, एक चैम्बर में प्रैक्टिस की
और तीनों बड़े दोस्त हैं। तीनों अपनी अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस बने, लाहौर हाई कोर्ट्स के मंसूर अली शाह बने और याहिया अफरीदी पेशावर के बने। और तीनों दोस्त खैर से सुप्रीम कोर्ट में आए और 3 में से 2 ने चीफ जस्टिस बनना था। अब इस वक्त लग रहा है कि एक ही बनेंगे याहिया अफरीदी, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब नज़रअंदाज हो गए। लेकिन हुकूमत का एक बड़ा बयानिया था। वो बयानिया क्या था कि ये 26वीं आईनी तरमीम हम इसलिए लाए हैं कि जो दोस्तियों पे जज बनते हैं और चीफ जस्टिस आगे आ जाते हैं, एक ही चैम्बर के सारे चीफ जस्टिस बन जाते हैं, उसका रास्ता रोकना है। तो भाई मुनीब अख्तर को फिर बना देते, क्योंकि मंसूर अली शाह और याहिया अफरीदी तो एक ही चैम्बर के हैं। सच्ची सच्ची बातें बताया करें कि आपने मंसूर अली शाह को नहीं चीफ जस्टिस बनाना था, ये मुनीब अख्तर साहब से जान छुड़ानी थी, इसलिए ये 26वीं आईनी तरमीम लाकर याहिया अफरीदी को बनाया। खैर अब एक जो सबसे बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि एक आईनी बेंच बनना है। उस आईनी बेंच में जज कौन होंगे और उस आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा। और खैर से ये बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो अब है वो बेख्तियार है, जिसके सिलेक्टेड चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। सारे इख्तियारात अब आईनी बेंच के पास हैं। इख्तियार नंबर 1, आईनी बेंच अज खुद नोटिस ले सकेगा। आईनी बेंच के पास आईनी और सियासी मुकदमे जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे सिविल और फौजदारी मुकदमे। तो अब आईनी बेंच बनना है, उसका आईनी सरबराह कौन होगा? अमीनुद्दीन साहब आएंगे या मंसूर अली शाह साहब को तो हुकूमत नहीं बनाना चाहेगी, मुनीब अख्तर साहब को भी नहीं बनाना चाहेगी, तो अमीनुद्दीन साहब, जमाल मंदोखेल साहब, इन दोनों में से कौन बनेगा आईनी बेंच में? जज तो ज़ाहिर है चारों हाई कोर्ट्स के सीनियर जज जाएंगे उसमें। खैर तो अब ये बड़ा अहम है। और ये भी बताता चलूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो 14 सफ़ाती एक इख्तलाफी फ़ैसला दिया था मखसूस नशिस्तों में, उसमें उन्होंने सारा तकरीबन 80% फ़ैसला जो था वो मंसूर अली शाह के इर्द गिर्द उन्होंने लिखा था और उनको बताया था कि मंसूर अली शाह साहब ने तो गैर आइनी फ़ैसला दिया, कोताहियों भरा फ़ैसला, गलतियों भरा फ़ैसला, मंसूर अली शाह साहब की तो राय बदल जाती है और मंसूर अली शाह साहब के अगेंस्ट था आलमोस्ट ये फ़ैसला। अब पता नहीं वो मंसूर अली शाह साहब की किस हवाले से कहाँ रास्ता रोकना चाह रहे थे कि कहीं वो आईनी बेंच में न चले जाएं या चीफ़ जस्टिस ना बन जाए। उस वक्त तक चीफ़ जस्टिस का भी फ़ैसला नहीं हुआ था कि कौन बनेगा। खैर अब एक दिलचस्प बात ये हुई है कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे पर जा रहे हैं और वो आएंगे 1 नवंबर को वापस आएंगे। इसका मतलब है कि वो फुल कोर्ट जो इजलास होगा, जो एक काजी फ़ाइज़ ईसा की एक नए चीफ जस्टिस या जज जाता है जब तो फुल कोर्ट इजलास होता है, उसमें भी शरीक नहीं होंगे। याहिया अफरीदी साहब की हलफ बर्दारी में भी शरीक नहीं होंगे। और मतलब काजी फ़ाइज़, या हो सकता है ये भी है कि वो शुक्राने का उम्रा करने गए हों कि चलो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से जान छूटी, लेकिन बहरहाल ये उम्रा अगर वो चाहते तो 1 दिन आगे पीछे भी हो सकता था, यानी 2 दिन बाद रख लेते, या अफरीदी साहब की हलबरदारी में भी शरीक हो जाते और उधर खैर से जो फुल कोर्ट इजलास है उसमें भी शरीक हो जाते। कोई डिनर चीफ जस्टिस के एजाज़ में कोई बार शार ने अगर जो देना है उसमें भी शरीक हो जाते। लेकिन उन्होंने इस जानबूझ के, ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीज़ों का बाइकआउट किया है और वो उम्रे पे जा रहे हैं और 1 नवंबर को वापस आ रहे हैं। और अब देखना ये है कि मुनीब अख्तर साहब फुल कोर्ट इजलास में बैठते हैं, हलफ बर्दारी पे जाते हैं, या किसी डिनर जो काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज़ में दिया जा रहा हो उसमें शरीक होते हैं कि नहीं। लेकिन खुशी की बात यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा जा रहे हैं। और जब अदालतों की बात हो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो, तो फिर हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की ज़मानत हो गई है तोशाखाना केस 3 में। ये आखिरी केस था उन पर, इसके अलावा उन पर कोई केस नहीं है। लिहाजा उम्मीद थी कि गुज़श्ता रोज़ वो रिहा हो जाएंगी, लेकिन स्पेशल जज शाहरुख अर्जमंद
चूँकि मौजूद नहीं थे, वो किसी गालबन जनाजे पे सुनाए गए थे या किसी उनकी मसरूफियत थी कोई, इसलिए रोबकार जारी नहीं हो सकी। रोबकार वो होती है कि जब एक अदालत फैसला देती है कि फ़लाँ बरी हो गया, तो फिर उसके बाद वो एक रोबकार जारी करते हैं और वो रोबकार जाती है जेल में, और जेल हुकाम वो वसूल करते हैं और फिर उस कैदी को रिहा करते हैं। 10 लाख रुपए के मचलकों पर ज़मानत हुई है। और मैं आपको रोबकार की दिलचस्प कहानी एक मरतबा पहले भी सुना चुका हूँ कि जो अवाम के लिए ये रोबकार कितनी मुसीबत होती है और ख़ास के लिए कितनी ये इसमें सहूलत होती है, रिलीफ होता है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की फुल डे समातें हो रही थी और अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस थे और वो उनकी ज़िंदगी की गारंटियाँ मांग रहे थे, जब नवाज शरीफ साहब ने लंदन जाना था इमरान खान हुकूमत के दौर में, तो उस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उनकी ज़मानत की या उनको जाने की इजाज़त दी, तो रोबकार इधर से लेकर खसूसी तौर पर बंदा लाहौर पहुँचा और उसने यकीनी बनाया कि शाम को उसने रिसीव कराया ताकि सवेरे सवेरे नवाज शरीफ साहब यहाँ से रवाना हो जाए लंदन के लिए। दूसरी तरफ मैं आपको बता चुका हूँ, लाहौर में नौलखा का एक पान फरोश था, इकबाल नामी इकबाल उसका नाम था गालबन। वो एहतराम रमज़ान आर्डीनेंस में गिरफ़्तार हुआ, यानी कोई रमज़ान उल मुबारक का महीना था, उसने गलती की हुई, दुकान खोल ली होगी पानों वाली या कुछ खा पी रहा होगा, तो वो मजिस्ट्रेट ने जो छापे मार रहे होते हैं उन्होंने गिरफ़्तार किया और उसको 6 दिन की सज़ा सुनाई, 6 दिन की कैद। और उसकी 6 दिन के बाद उसकी रोबकार नहीं पहुंची जो अदालत से पहुंचनी थी जेल में, मुकदमे ही उसका नहीं लगा, तो वो 6 साल जेल में रहा। 6 दिन की कैद और वो 6 साल जेल में रहा। और जब उसके सामने केस आया जज के सामने, तो जज ने सर पकड़ लिया और कहा कि हम कितना बड़ा जुल्म कर चुके हैं कि एक बंदे को 6 दिन की कैद हुई, वो 6 साल से जेल में, उसकी रोबकार ही नहीं पहुंची जेल हुकाम के पास। और बाद में पता चला कि वो मजिस्ट्रेट जिसने 6 दिन की सज़ा सुनाई थी उस नौलखा के पान फरोश को, वो जिस दफ़ा के तहत शिक के तहत सज़ा सुनाई थी वो शिक की गलत थी। तो ये होता है आवाम का पाकिस्तान में हाल, ख़ास का इलीट का क्या हाल होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। यानी नवाज शरीफ जब लंदन गए थे तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर गए थे और भाई शहबाज शरीफ ने गारंटी दी थी, और 4.5 साल तक किसी अदालत ने शहबाज शरीफ को बुलाकर ना पूछा कि तुमने अपने भाई की गारंटी दी थी, बताओ तो सही। वो तो आ ही नहीं रहा वापस, ना उधर इलाज करा रहा है ना वापस आ रहा है। वरना इधर कोई आप देख लें, आम आदमी कोई गारंटी दे दे किसी की और वो मुल्ज़म ना आए, हत्ता कि किसी कोई पैसे की गारंटी दे दे, किसी और कोई सौदे की गारंटी दे दे, तो पुलिस ऐसे छापे मारती कि उठा के उसको ले जाती है कि गारंटर तू है, पैदा कर उस बंदे को। लेकिन वो नवाज शरीफ था और वो शहबाज शरीफ था। खैर, तो बुशरा बीबी 264 दिनों के बाद क्या आज अडयाला जेल से रिहा हो पाएंगी, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं, लेकिन 10% चांसेस है ये भी हैं कि कोई नया केस ना बन जाए। और अगर रिहा होती हैं तो 264 दिनों के बाद वो रिहा होंगी। और ये बात मानना पड़ेगी बुशरा बीबी के बारे में कि उनके आसाब मजबूत रहे, वो उन्होंने जेल में उनके प्लेटलेट्स नहीं कम हुए, रहम की अपीलें नहीं की, रोई धोई नहीं, और कोई डील ढील नहीं बज़ाहिर की, और कहीं घबराई नहीं। बल्कि जब इनको गिरफ़्तार किया गया तो ये खुद अडयाला जेल पहुंच गई हैं गिरफ़्तारी देने के लिए, और फिर अडयाला जेल वालों ने इनको जब बनी गाला में शिफ्ट किया सब जेल करार दे के, तो उन्होंने दरख्वास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मुझे अडयाला जेल में रखा जाए आम कैदियों के साथ, और वहाँ इमरान खान के साथ डट के खड़ी रहीं। और अब वो रिहा हो रही हैं। तोशाखाना आखिरी केस था जो उन पर, उसमें उनको रिहाई मिल गई, और तोशाखाना की समाअत की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गोल हसन औरंगज़ेब ने। और एक बड़ा दिलचस्प मरहला आया कि मरहला ये था कि तोशाखाना में तोहफे लिए थे इमरान खान ने बहैसियत वज़ीर आज़म, और आपने पकड़ा हुआ है बुशरा बीबी को। तो क्या बीवी ज़िम्मेदार है खामद के तोहफे लेने का, या जायदाद की, या चीज़ों की? इस पर जस्टिस गोल हसन औरंगज़ेब और बुशरा बीबी के वकील का जो दलाइल थे, उसमें काजी फायज़ ईसा का भी जिक्र आया
कि काजी फ़ाइज़ ईसा की जब जायदादें निकली थीं तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा था कि ये मेरी बच्चों और बीवी की जायदादें हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तो जस्टिस साहब ने और बुशरा बीबी के वकीलों ने कहा सरकार को कि उस वक़्त तो फिर अगर ज़िम्मेदार होती है बीवी खामद के भी सारी चीज़ों की, तो फिर काजी फ़ाइज़ ईसा की बीवी भी अकाउंटेबल होती, फिर उनको बरी ना किया जाता। तो वहाँ सरकारी वकील सन्नाटा छा गया उस कैंप में कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा की बीवी काजी फ़ाइज़ ईसा की चीज़ों की ज़िम्मेदार नहीं है, तो बुशरा बीबी इमरान खान की चीज़ों की ज़िम्मेदार कैसे हो सकती है। यहीं उनको फिर ज़मानत मिली, उनको रिहा करने को हुक्म दिया गया। अब ये एक हमारे दोस्त जो खैर से आजकल जिनका मिशन है कि तहरीक इंसाफ में लड़ाइयाँ हैं, कोई शक नहीं, गिरोहबंदियाँ हैं, कोई शक नहीं, लेकिन हमारे कुछ दोस्त सुबह उठते हैं, वज़ू करते हैं और 2 नफल पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें जो भी हमने आगे झूठ बोलना है, जो अफवाहें फैलानी है, उसमें हमें आगे हिम्मत देना और तौफीक देना। और फिर उसके बाद वो धड़ाधड़ लग जाते हैं कि तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। भाई बन रहा होगा, शाह कुरैशी की बातें भी हैं, लेकिन जिस तरह वो बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं कि बस अभी ये ख़त्म हो गई। पहले ये कहते होते थे इमरान खान ख़त्म हो गया, वो ख़त्म नहीं हुआ, फिर कहते थे तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई, वो ख़त्म नहीं हुआ, बाकी सारे ख़त्म हो गए। नवाज शरीफ के गुब्बारे में हवा भरते रहे, वो ख़त्म हो गया। जरदारी साहब भी रेलिवेंट हो गए, सारी सियासत इनकी ख़त्म हो गई। ये तो इक़्तिदार के सारे खड़े हैं, बाहर आए हलकों में, इनको पता चले। अब ये इसमें है कि पार्टी बस टूट रही है, और ये पिछले 3 साल से लगे हुए हैं कि पार्टी टूट गई, ख़त्म, बिल्कुल खेल ख़त्म, पैसा आज़म। अब वो ये उड़ा रहे हैं कि बुशरा बीबी एक सेटलमेंट के ज़रिए बाहर आई हैं, और बुशरा बीबी डील के तहत बाहर आई हैं, और बाहर आके ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। मुझे ऐसा नहीं लगता, ये बिल्कुल झूठ है, अफवाहें हैं। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। ये मेरे लिए एक अनहोनी होगी कि अगर बुशरा बीबी बाहर आकर इमरान खान के अगेंस्ट जाएंगी। जिस तरह इमरान खान बुशरा बीबी के साथ हमेशा खड़े रहे, और मैं ये कहता रहा हूँ कि इमरान खान पर जितने भी केस हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, जितने भी मसाइब हैं, उनमें 90% बुशरा बीबी का कहीं ना कहीं किरदार रहा है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान बुशरा बीबी के साथ खड़े रहे, और बुशरा बीबी इमरान खान के साथ हर लम्हे खड़ी रही। और मुझे नहीं लगता कि वो बाहर निकल कर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगी या इमरान खान के अगेंस्ट जाएंगी या पार्टी को तोड़ेंगी, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि वो बाहर आएंगी तो पार्टी को एक जगह मुयस्सर हो जाएगी जहां पार्टी सारी इकट्ठी हो सकेगी, और वो पार्टी को हिदायत दे सकेंगी, और वो पार्टी को इमरान खान की कुर्बत की वजह से पार्टी ज़रा थोड़ी सी खाइफ भी रहेगी, परेशान भी रहेगी कि कारकर्दगी दिखानी है, बेहतर आना है। यानी वो जो एक यतीमीपन का एहसास था, क्योंकि इमरान खान का तो राब्ता बिल्कुल काट दिया गया है ना पार्टी से, वो तो उनके तो मुलाकातों पर पाबंदी है। तो मुझे तो लगता है कि बुशरा बीबी के आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रा मजबूत होगी, ज़रा ज़्यादा फ़ाल होगी और ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करेगी, और बुशरा बीबी इमरान खान का ज़्यादा बेहतर अंदाज में बाहर मुकदमा लड़ सकेंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।